जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का द गंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि 2017 में जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था उससे संबंधित एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिससे आपको दोस्तों ये अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के जो है प्रश्न आते हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट जो है हमने हिंदी से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट को जो है जल्दी से सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस एग्ज़ाम में किस किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला ही प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा गया है। पहले प्रश्न में मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या होगा? डी, संन्यास। चौथा आश्रम कौन सा होगा? संन्यास। दोस्तों, आपको बता दें, ये जो आश्रम है ये इनका उल्लेख ज्वालापनिषद उपनिषद में मिलता है। इसमें 4 आश्रम का जो है उल्लेख किया गया है। और आपको बता दो, ये जो चारों आश्रम हैं, जैसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, ये जो है आपका 25 वर्ष तक होता है। गृहस्थ आश्रम जो है ये आपका 25 से 50 वर्ष तक होता है। तीसरा आश्रम है आपका वानप्रस्थ, ये 50 से 75 वर्ष तक होता है। और चौथा आपका संन्यास आश्रम जो 75 से 100 वर्ष तक होता है। दोस्तों, मनुष्य की जो आयु है 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष जो है निर्धारित किए गए हैं। आपको जो है ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। अगर 2 की बात करें तो इसमें आपको निर्देश दे रखा है दोस्तों। निर्देश 2 से 4, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न के उत्तर दीजिए। दोस्तों, आपको गद्यांश दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है और फिर पढ़ने के बाद आपको जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसा कि आप गद्यांश देख रहे हैं, तो दोस्तों जब भी एग्जाम में गद्यांश आए तो आपको गद्यांश को बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम गद्यांश को पढ़ें। आपको क्या करना है? सीधे प्रश्न पर आना है। क्या करना है? सीधे प्रश्न पर आना है। जैसे प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा है, आज का सबसे बड़ा संकट क्या है? आज सबसे बड़ा संकट क्या है? बस आपको प्रश्न देखना है। प्रश्न देखने के बाद दोस्तों आपको फोकस करना है सबसे बड़ा संकट, यानी कि जो सबसे बड़ा संकट है ये जो है गद्यांश में कहाँ दे रखा है। तो आप देखेंगे इसमें, यहाँ आप गद्यांश को शुरू से देखेंगे, कहाँ लिखा है संकट कहाँ है। तो संकट को जब ढूंढेंगे आप तो अक्सर दूरदर्शन पर परिवार इसको देखते जाएंगे। तो नीचे की तरफ जब आप आएंगे दोस्तों, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यह तथ्य सभी एक स्वर में स्वीकारते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है। देखो, संकट शब्द यहाँ मिल गया, संकट। तो संकट क्या है? आज बढ़ती आबादी। बढ़ती आबादी क्या है? सबसे बड़ा संकट है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहीं से, आबादी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा आज सबसे बड़ा संकट क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जनसंख्या। आबादी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, इसमें आपसे पूछा है प्रौढ़ का अर्थ बताएं। प्रौढ़ का अर्थ बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर ओ की मात्रा लगी है, इसे आप सही कर लेना। इस पर ओ की मात्रा लगेगी, यानी प्रौढ़। प्रौढ़ का अर्थ बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, वयस्क। प्रौढ़ का अर्थ होता है आपका वयस्क। क्या होता है? वयस्क। प्रौढ़ के और भी अर्थ होते हैं, जैसे वयोवृद्ध हो गया, प्रधान हो गया। क्या हो जाएगा? प्रधान। और भी अर्थ होते हैं जैसे परिपक्व जो है, ये क्या होते हैं? प्रौढ़ के अर्थ होते हैं। प्रौढ़ का अर्थ आपको बता दें दोस्तों, दूसरी भाषा में समझे, जिसकी युवा अवस्था क्या हो? समाप्ति पर हो। जिसकी युवा अवस्था समाप्ति पर हो, जिसकी अवस्था बीत रही हो, उसको हम कहते हैं प्रौढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? दोस्तों कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? तो इसको तो आप देख के ही कर सकते हैं।
इसमें आपको गद्यांश पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ए तरकीब, बी साधन, सी विलक्षण, डी युक्ति। तो इसका उपाय क्या होता है? उपाय दोस्तों एक तरकीब को भी कहते हैं। जैसे हमें कोई वस्तु खोजनी है तो हम कहते नहीं युक्ति नहीं मिल रही है, तो युक्ति भी इसका क्या है? युक्ति भी उपाय से संबंधित है। तरकीब, साधन कि हमारे पास साधन नहीं है, तो ये क्या है? उपाय से संबंधित शब्द है। लेकिन विलक्षण जो है ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। विलक्षण क्या होगा दोस्तों? ये असाधारण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। विलक्षण जो है ये आपका असाधारण, किसके रूप में? असाधारण के रूप में प्रयोग होता है। ये आपका जो है बिल्कुल अलग होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, 5 में आपसे पूछा है पुष्कर का अर्थ बताइए। क्या बताइए? पुष्कर का अर्थ बताइए। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पुष्कर किसको कहते हैं? हम सरोवर को। पुष्कर किसको कहते हैं? सरोवर को। पुष्कर का अर्थ क्या होता है? सरोवर। और सरोवर जो है ये तालाब के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में? तालाब। तो पुष्कर का अर्थ क्या हो जाएगा? तालाब। लेकिन यहाँ ऑप्शन दे रखा है आपका सरोवर, तो डी आंसर जो है इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। पुष्कर का अर्थ क्या होगा? सरोवर। मूसक की बात करें तो मूसक दोस्तों चूहा को कहते हैं। किसको कहते हैं? चूहा। मूसक, ध्यान रखना, मूसक जो है चूहा को कहते हैं। मूसक से अभिप्राय हो जाएगा आपका चूहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, इसमें आपसे पूछा है मैंने आम ले लिया है। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों जब आप इन ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो मैंने आम ले लिए हैं, पहला है मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, हमने आम ले लिया है। नीचे की तरफ आएंगे हमने आम ले लिए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें हमने तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, हमने तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सी और डी ऑप्शन जो आपके कट गए। 2 ऑप्शन बचते हैं, मैंने आम ले लिए हैं और मैंने आम लिए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मैंने आम ले लिए हैं। क्या होगा? मैंने आम ले लिए हैं। इसका बहुवचन होगा मैंने आम ले लिए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। 7 में आपसे पूछा है जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं व्यर्थ, बी में दे रखा है पेचीदा, सी असंभव, डी गंदा। तो जटिल का अर्थ हो जाएगा दोस्तों आपका पेचीदा। क्या हो जाएगा? पेचीदा। बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। क्या होगा? करेक्ट। जटिल का अर्थ हो जाएगा पेचीदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। 8 में आपसे पूछा है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ए मैंने आपसे प्रणाम किया था, बी मैं आपको प्रणाम किया हूँ, सी मैंने आपको प्रणाम किया था, डी मैं आपको प्रणाम किया था। तो दोस्तों इसमें सही वाक्य पूछा है। पहला ऑप्शन देखेंगे मैंने आपसे प्रणाम किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आपसे गलत है, यहाँ पर होगा आपको। क्या होगा? इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। बी ऑप्शन में दे रखा है मैं आपको प्रणाम किया, तो यहाँ पर वर्तनी की अशुद्धि है, प्रणाम नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है? प्रणाम होता है। क्या होता है? प्रणाम। तो बी ऑप्शन गलत हो गया आपका। सी में दे रखा है आपको मैंने आपको प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था। और डी में दे रखा है मैं आपको प्रणाम किया था। तो मैं भी नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों, सर्वनाम की त्रुटि है। तो कहने का मतलब बचा आपका सी। इसका सही आंसर होगा मैंने आपको प्रणाम किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। 9 में आपसे पूछा है गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा का विलोम। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। गाढ़ा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पतला। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट। गाढ़ा का विलोम शब्द क्या होगा? पतला। अगर बात करें सुख की, तो सुख का विलोम क्या होगा? दुख हो जाएगा। और ढीठ का क्या हो जाएगा? ढीठ कहते हैं हम दोस्तों धृष्ट या निर्लज्ज को। और ढीठ का आपसे अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो ढीठ का होता है दोस्तों आपका विनीत। क्या होगा? ढीठ का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विनीत। क्या होगा? ढीठ का विलोम शब्द हो जाएगा विनीत। ये आपको जो है ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 इसमें आपसे पूछा है
कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? ए ऑप्शन में दे रखा है कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो दोस्तों पहले आपको बता दें, संख्यावाचक विशेषण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध होता है। तो आप देखेंगे इसमें पूछा है निश्चित संख्यावाचक, तो क्वेश्चन ए है, प्रश्न ए यानी ए ऑप्शन में आपको दे रखा है कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। 2 मीटर, 2 मीटर ये क्या है? निश्चित है, तो ये पहला सही है। 1 किलो आम, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। 1 किलो आम क्या है? निश्चित है। अब सी ऑप्शन में दे रखा है सैकड़ों लोग मारे गए, और डी में दे रखा है आपको चाय में 50 ग्राम, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। 50 ग्राम क्या है दोस्तों? ये निश्चित संख्या है। तो कहने का मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये अनिश्चित है। सैकड़ों लोग मारे गए, पता नहीं सैकड़ों में कितने हो गए, सैकड़ों लोग मारे गए, ये अनिश्चित है। तो आपसे पूछा था कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो सी आंसर जो क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 11 की अगर हम बात करें तो 11 में आपसे पूछा है जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती आपको बता दें दोस्तों ये जिंदगी नामा का क्या है? लेखक है। अगर बात करें इनकी प्रमुख कृतियों की, तो इनकी प्रमुख कृतियों में दोस्तों गुजरात पाकिस्तान से, गुजरात हिंदुस्तान, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के और समय सरगम, दिलो दानिश, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? दिलो दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, मित्रों मरजानी। आपको ध्यान रखना ये इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, 12 में आपसे पूछा है विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग शब्द का चयन, ऑप्शन आपको दे रखे ए राजन, बी अग्रजा, सी छात्र, डी सागर। आपसे पूछा स्त्रीलिंग शब्द, तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा इसमें आपका बी। क्या हो जाएगा? बी अग्रजा। अग्रजा जो है हम किसको कहते हैं? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा अग्रजा। बाकी छात्र, सागर और राजन ये आपके क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात जो है उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? ये आपसे पूछा है उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो दोस्तों पीपर पात जो है ये उपमा अलंकार का आपका कौन सा अंग है? ये हो जाएगा आपका उपमान। क्या हो जाएगा? उपमान। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों आपको बता दें उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा होता है आपका साधारण धर्म और एक होता है दोस्तों आपका वाचक शब्द। तो अगर हम बात करें उपमान किसे कहते हैं? उपमान कहते हैं जिससे उपमा दी जाए। उपमान कहते हैं जिससे उपमा दी जाए, और उपमेय जिसकी उपमा दी जाए। तो पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस का मतलब यहाँ होता है के समान। सरिस का मतलब क्या होता है? के समान। ये आपका सरिस क्या है? वाचक शब्द है। और इसमें जो डोला है, डोला ये आपका क्या है? डोला दोस्तों ये आपका साधारण धर्म है, यानी कि जिसके आधार पर, किसी गुण के आधार पर हमें ये पता चले कि उसमें किसकी उपमा दी जा रही है, तो ये साधारण धर्म कहलाता है। डोला इसमें क्या आपका? साधारण धर्म। आपसे पूछा गया कि उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? पीपर पात, तो ये आपका क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। डी इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर उपमान क्या है आपका? मन है, यानी कि पीपर पात के समान कौन है? मन। मन की तुलना की जा रही किससे? पीपर पात से।
तो उपमान जो है इसका सही आंसर होगा, यानी कि जिससे उपमा दी जाए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपमान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। 15 में आपसे पूछा है झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक ए यशपाल, बी कबीर, सी विष्णु प्रभाकर, डी मैथिली शरणगुप्त। तो झूठा सच के लेखक हो जाएंगे दोस्तों आपके यशपाल। कौन होंगे? यशपाल। तो इसका सही आंसर होगा यशपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। 16 में आपसे पूछा है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुने। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य। ए ललित के 2 बेटियां हैं, बी कर्म ही जीवन की कसौती है, सी डर के मारे चोर दौड़ गया, डी परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा है सही वाक्य। अगर आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो पहले में ललित के 2 बेटियां हैं, तो पहली बात यहाँ कारक की त्रुटि है, ललित के नहीं होगा, ललित की होगा। क्या होगा? की। तो पहला हो गया आपका अशुद्ध, ये हो जाएगा गलत। अगला कर्म ही जीवन की कसौती, यहाँ पर वर्तनी की क्या है? त्रुटि है। कसौती नहीं होता है दोस्तों, कसौटी होता है। क्या होता है? कसौटी, यानी यहाँ टा आएगा, टा पे बड़ी की मात्रा, कसौटी होता है। तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन है डर के मारे चोर दौड़ गया। दोस्तों डर के मारे चोर दौड़ गया नहीं, भाग गया होगा। क्या होगा? भाग गया। तो ये तीनों ऑप्शन हो गए आपके गलत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। इसमें पूछा है किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित तत्सम जो शब्द है इसका तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द दोस्तों वे होते हैं जो हिंदी के शब्द होते हैं, और तत्सम शब्द जो होते हैं हमारे संस्कृत के। आपसे पूछा किंचित का, किंचित जो तत्सम शब्द है उसका तद्भव, तो इसका हो जाएगा आपका किंचित का क्या हो जाएगा? कुछ। क्या हो जाएगा? कुछ। कुछ जो है इसका तद्भव होगा किसका? किंचित का। और बात करें दोस्तों थोड़ा की, तो थोड़ा आप क्या क्या है? तद्भव शब्द है। थोड़ा क्या है? तद्भव शब्द। अगर आपसे थोड़ा का तत्सम शब्द पूछा जाए तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा स्तोक। क्या हो जाएगा? स्तोक। ये थोड़ा का क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। 18 में आपसे पूछा है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। ए ऑप्शन है मोरों के पंख सुंदर होता है। दोस्तों मोरों, मोरों नहीं होता है दोस्तों, मोरों के पंख सुंदर होता है। तो यहाँ पर देखिए गलती है, मोरों के पंख सुंदर होता है, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, होता है यहाँ पर गलत हो गया। ये पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका। बी मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर के पंख सुंदर होते हैं, बी ऑप्शन कहीं तक सही लग रहा है पूरा। लेकिन सी ऑप्शन देखते हैं मोर का पंख सुंदर होता है, मोर का पंख सुंदर होता है। यहाँ पर दोस्तों कारक की त्रुटि, मोर का पंख नहीं मोर के पंख होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत हो गया। डी मोरों के पंख सुंदर होते, मोरों, दोस्तों यहाँ पर मोरों लिखा है, मोरों, मोरों जो लिखा जाएगा उस पर ओ की जो मात्रा लगेगी इस पर अंक की बिंदी आएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में यहाँ पर मोरो है, मोरो, यहाँ पर ये गलत लिखा है, तो डी गलत हो गया। तो बचा क्या आपका? बी, ये सही है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर के पंख सुंदर होते हैं। तो सही आंसर होगा आपका बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। 19 में आपसे पूछा है यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु डॉट डॉट के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग डॉट डॉट किया था। तो दोस्तों आपको ऑप्शन भरने, ए निर्माण, स्थापित, यानी कि पहले जो खाली स्थान है उसकी जगह निर्माण आएगा या स्थापित, बी जोड़ने पूजा, सी में दिया लांगने ध्यान, डी पारने और रचना। तो जब आप इनको ऑप्शन को धर के रखेंगे तो जो सेटिस्फाई कर जाए वही क्या होगा दोस्तों आपका सही आंसर होगा। तो यह कथा उस समय की जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर यही लग रहा है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, यानी कि यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया। क्या किया? शिवलिंग स्थापित किया। ए जो ऑप्शन है करेक्ट बैठ रहा है, इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। 20 की बात करें
तो इसमें दिया है ब्रह्मा डॉट डॉट महेश, ये तीनों डॉट डॉट जगत का संचालन करती हैं। तो ब्रह्मा के बाद जो खाली स्थान है यहाँ कौन सा शब्द आएगा, और उसके बाद ये तीनों खाली स्थान है जगत का संचालन करती, यहाँ क्या आएगा। तो आप नीचे देखेंगे, आपसे पूछा रिक्त स्थान भरने के लिए उचित विकल्प कौन सा है। ए विष्णु शक्तियाँ, बी कृष्ण देवियाँ, सी शिव भगवान, डी ऋषि देवता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णु शक्तियाँ। क्या होगा, विष्णु शक्तियाँ। जब आप इन ऑप्शन को भरेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश। आपने देखा होगा संसार में तीन ही शक्तियाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियाँ, यहाँ आ जाएगा आपका शक्तियाँ। क्या आ जाएगा, शक्तियाँ। और यहाँ भरा जाएगा आपका विष्णु, जो कि सेटिस्फाई करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में आपसे पूछा है उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो उपमा आपका शब्द मिलकर बना है, ये किससे मिलकर बना है, उप प्लस माँ से मिलकर बना है। किससे, उप प्लस माँ से। उप का अर्थ होता है दोस्तों समीप। क्या होता है, समीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। आपसे पूछा था कि उप का अर्थ क्या होगा, तो उप का अर्थ हो जाएगा समीप। बात करें माँ की, तो माँ का अर्थ होता है देखना या तौलना, यानी कि समीप से देखना या तौलना क्या कहलाता है, उपमा। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 22 में आपसे पूछा है मुहावरा काफूर होना। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन आपको जो दे रखे हैं, ए में है बड़ा काम करना, बी में गद्दार होना, सी कलंकित होना, डी भाग जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भाग जाना। काफूर होने का मतलब होता है भाग जाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में आपको दे रखा है सियार का गुण स्वभाव। सियार का गुण स्वभाव डॉट डॉट और डॉट डॉट है, यानी कि आपको दो ब्लैंक स्थान दे रखे हैं दोस्तों, खाली स्थान। पूछा है रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। ए में आपको दे रखा है सुस्त कौमा मूर्ख, बी धूर्तता कौमा चालाकी, सी में दे रखा है सफ़ेद कौमा चालाकी, डी गंदा कौमा भीबस। तो दोस्तों जब आप चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को यहाँ रखेंगे, अगर ये रखने पर आपका सेटिस्फाई कर गया, आपको अच्छा लगा पढ़ने में, तो समझ लीजिए ये क्या आपका सही होगा। जैसे सियार का गुण स्वभाव कैसा होता है, गंदा भीवस होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सियार का गुण स्वभाव सफ़ेद होगा, सफ़ेद तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। और ए में दे रखा आपको सुस्त और मूर्ख। सियार का जो गुण स्वभाव सुस्त होगा और मूर्ख होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। सियार का जो गुण स्वभाव होता है वो धूर्तता और चालाकी जैसा होता है। कैसा होता है, धूर्तता और चालाकी जैसा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 की बात करें, इसमें आपसे पूछा है लाल पीला होना। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों लाल पीला होना मुहावरे का आपसे अर्थ पूछा है, तो आपको बता दें ए ऑप्शन में दे रखा है बहुत क्रोध करना, बी बिल्कुल बदल जाना, सी अत्यधिक घमंड होना, डी लाल और पीला रंग डालना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत क्रोध करना। क्या करना, बहुत क्रोध करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की बात करें, तो इसमें आपसे रचना पूछी है कि रेहन पर रग्गू किस लेखक का उपन्यास है। दोस्तों पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि रेहन पर रग्गू क्या है, तो ये एक उपन्यास है और किसकी रचना है, किसका उपन्यास है। ऑप्शन है ए काशीनाथ सिंह, बी गोविंद मिश्र, सी मैत्रेयी पुष्पा, डी दूधनाथ सिंह। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा क्या ए, क्या होगा ए काशीनाथ सिंह। तो रेहन पर रग्गू जो है ये काशीनाथ सिंह की क्या है,
रचना है। दोस्तों आपको बता दें, इस उपन्यास के लिए काशीनाथ सिंह को सन 2011 में, कब, 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनको मिल चुका है। आपको ध्यान रखना है, कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न नंबर 27 की बात करें। 27 में आपको दे रखा है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। सही वाक्य का चयन करें। ए, तुम इसकी दाम देते जाओ। दोस्तों तुम इसकी, यहाँ पर इसकी गलत है, इसकी नहीं आएगा, तुम इसके होगा, तो पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत। बी, तुम इसके दाम देते जाओ। तुम इसके दाम देते जाओ। बी जो है हमको क्या है, सही लग रहा है। बी ऑप्शन क्या लग रहा है, सही। आगे और देखते हैं। सी, तुम इसका दाम देते जाओ। तुम इसका, तो यहाँ पर आ गया इसका, तो इसका यहाँ पर गलत है, तुम इसके होगा, तो सी गलत हो गया आपका। डी, तुम इसके दाम देते जाओ, यहाँ पर इसके सही है, तो दोस्तों तो यहाँ पर हो गया जाओ, तो ये वर्तनी की त्रुटि है। तो कहने का मतलब डी ऑप्शन गलत हो गया, तो बचा क्या, बी। तो इसका सही आंसर होगा तुम इसके दाम देते जाओ। क्या होगा, तुम इसके दाम देते जाओ। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 28। 28 में आपसे पूछा है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। ए में आपको दे रखा है सामान्य वर्तमान काल, बी सामान्य भूतकाल, सी सामान्य भविष्यकाल, डी संभाव्य भविष्यकाल। तो दोस्तों वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों वर्तमान की बात हो रही है, किसकी, वर्तमान की। तो भूतकाल तो वैसे भी नहीं होगा और भविष्यकाल भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सामान्य वर्तमान काल। क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल होगा, क्योंकि इससे जो है वर्तमान स्थिति का बोध हो रहा है। बात करें प्रश्न नंबर 29 की। 29 में आपसे पूछा है, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। सुप्त का विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द बताइए। ए जागृत, बी घालक, सी पौरुषत्व, डी गर्मी। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा, ए जागृत। सुप्त किसे कहते हैं, सुप्त का अर्थ होता है दोस्तों सोया हुआ, जो निद्रा में है, और जागृत का मतलब होता है जागा हुआ, तो सुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जागृत। वही बात करें घालक, तो घालक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका पालक। घालक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पालक। और बात करें गर्मी की, तो गर्मी का विलोम शब्द आप जानते ही क्या हो जाएगा, ठंडी। गर्मी का विलोम शब्द क्या होगा, ठंडी। और बात करें पौरुषत्व की, तो पौरुषत्व का विलोम शब्द जो होगा आपका पाश्चात्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाश्चात्य। पौरुषत्व का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पाश्चात्य। क्या होगा, पाश्चात्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 की बात करें। 30 में आपसे पूछा है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। प्रविशेषण, दोस्तों प्रविशेषण हम उनको कहते हैं जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं। क्या, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, हम उनको प्रविशेषण कहते हैं। आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ए मुझे तो थोड़ी ही भूख है, बी अरे बहुत ही सुंदर फूल है, सी आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, डी में आपको दे रखा है बच्चे समझदार हो गए हैं। तो दोस्तों पहला ही अगर आप ऑप्शन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा है किसमें प्रविशेषण नहीं है। मुझे तो थोड़ी ही भूख है, भूख क्या आपका विशेषण, अब भूख कैसी है, थोड़ी ही, तो यहाँ पर जो है भूख की भी विशेषता बताई जा रही, कैसी है भूख, थोड़ी, तो ये हो गया आपका प्रविशेषण। तो पहले में तो प्रविशेषण है। बी ऑप्शन देखेंगे, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, बहुत ही सुंदर फूल है, तो यहाँ पर सुंदर क्या है, विशेषण है आपका, और सुंदर भी कैसा है, बहुत ही सुंदर, क्या है, बहुत ही, तो बहुत ही क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रविशेषण। अगर बात करें सी की, सी में आपसे कहा है आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, तो खट्टे क्या है आपका विशेषण, और खट्टे भी कैसे, कुछ ज़्यादा, तो कुछ ज़्यादा क्या होगा प्रविशेषण।
तो कहने का मतलब ए बी सी इन तीनों में हमारा क्या है, प्रविशेषण मौजूद है। अब डी ऑप्शन को अगर आप देखेंगे, बच्चे समझदार हो गए, तो इसमें आपको कहीं भी प्रविशेषण देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, डी। और 3 ऑप्शन अब आपने चेक कर लिए तो डी तो वैसे भी सही होगा। बात करें प्रश्न नंबर 31 की। 31 में आपसे पूछा है, दोस्तों बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। बोध शब्द का समानार्थी बताना है दोस्तों आपको। तो आप जैसा कि जानते हैं, बोध का समानार्थी क्या हो जाएगा, ए शांत, बी विस्मृति, सी बोझ, डी अनुभूति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। बोध का जो समानार्थी शब्द होगा वो क्या होगा, अनुभूति। क्या होगा, अनुभूति। बोध जो है दोस्तों हम ज्ञान को कहते हैं, किसको, ज्ञान को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 में आपसे पूछा है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनना आपको। ए 3 नगरों का नाम बताइए, पहला ऑप्शन। बी 3 नगर के नाम बताइए। सी 3 नगरों के नाम बताइए। डी 3 नगर का नाम बताइए। जब आप चारों ही ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो पहले आपको बे ऑप्शन हटाने दोस्तों, जो बिल्कुल ही गलत है। जैसे ए 3 नगरों का नाम बताइए, दोस्तों नगरों नहीं होगा, यहाँ पर होगा 3 नगर। नगरों नहीं होगा, क्या होगा, 3 नगर। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। अब आप देखेंगे बी में 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, ये आपको कहीं तो जो है सही लग रहा है। सी चेक करते हैं, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए। डी में देख रहा है आपको 3 नगर का नाम बताइए, 3 नगर का। तो यहाँ पर दोस्तों 3 नगर, यहाँ पर कारक की त्रुटि है, 3 नगर का नहीं 3 नगर के होगा। क्या होगा, 3 नगर के। और यहाँ पर है नगरों, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3 नगर के नाम बताइए। क्या होगा, बी ऑप्शन जो है दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 नगर के नाम बताइए। तो आप जो है कारक की भी त्रुटि है इसमें वाक्यों में, उससे आप पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33 में आपसे पूछा है, काली घटा का घमंड घटा। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां दोस्तों, सीधी सीधी एग्जाम में आती हैं। काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए प्रश्न अलंकार, बी यमक अलंकार, सी बीप्सा अलंकार, डी अनियुक्ति अलंकार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सही, यमक अलंकार। क्या होगा, यमक अलंकार। आपको बता दें यमक अलंकार दोस्तों वहाँ होता है, यमक का अर्थ होता है जोड़ा, जहाँ किसी काव्य या पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहाँ आपका यमक अलंकार होगा। परंतु उनके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। अगर आप पंक्ति को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा शब्द जो है जोड़ा से आया है। तो जो पहली घटा है इसका अर्थ है मेघमाला। क्या है, पहली जो घटा है हमारी दोस्तों, आपको बता दें पहली घटा का अर्थ मेघमाला। क्या है, मेघमाला। और जो दूसरा शब्द है घटा, इसका मतलब हो रहा है कम होने से। क्या, कम होने से, मेघमाला कम होने से। तो कहने का मतलब जहाँ एक शब्द जो है जोड़े से आए, ठीक है, और उसकी आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, ये भी हम समझ सकते हैं। और उनके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। तो घटा का अर्थ क्या है, एक मेघमाला, एक क्या है, कम होने से। तो ऐसी पंक्तियों को में कौन सा अलंकार होगा आपका, यमक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34 में आपसे पूछा है, निरंतर ... करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। दोस्तों ये पंक्तियां जो है आप पर सटीक बैठती हैं। निरंतर ... करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। ए कार्य, बी हंगामा, सी चीत्कार, डी प्रयास। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा डी प्रयास। यानी कि जब आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आपको कामयाबी जरूर हासिल होगी। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो डेफिनेटली मैं दोस्तों दावा करता हूँ कि आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर पूछा गया निरंतर डॉट डॉट करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, तो प्रयास करेंगे तभी आपको जो है क्या है कामयाबी हासिल होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35। अगर 35 की बात करें तो इसमें पूछा है मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार, मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी सरस्वती पुरस्कार, सी मंगला प्रसाद पारितोषिक, डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, ए साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा होगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो मुक्ति बोध के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जैनेंद्र कुमार को। और कब किया गया दोस्तों? ध्यान रखेंगे सन 1966 ईस्वी में। कब? 1966 ईस्वी में। इनके अन्य उपन्यासों की बात करें तो अन्य उपन्यासों में दोस्तों इनका परख, एक उपन्यास है परख, एक हो जाएगा आपका सुनीता। इनके प्रमुख उपन्यासों में परख, सुनीता और त्यागपत्र, कल्याणी, ये प्रमुख उपन्यास है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 36 की बात करें दोस्तों, 36 में आपसे पूछा है थोता चना बाजे घना, थोता चना बाजे घना मुहावरे के अर्थ का चयन करें। दोस्तों ये आपको मुहावरा दे रखा है, बहुत ही फेमस मुहावरा है दोस्तों। ए दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, बी चने को बजाना, सी चने रूपी खिलौने से खेलना, डी बहुत आवाज़ करना। तो देखते ही आंसर आप कर सकते थे, ए आंसर इसका करेक्ट होगा, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। अगर इसके वाक्य प्रयोग की बात करें दोस्तों, जैसे वह 2 बार नबी कक्षा में क्या हो गया? फेल हो गया। दिखावा बहुत करता है परंतु है कुछ नहीं, तो दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 की बात करें तो यहाँ पर आपसे संधि विच्छेद पूछा है दोस्तों। अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। दोस्तों अगर आपने संधि विच्छेद की है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। संधि विच्छेद दोस्तों आपको बता दें हमेशा उन्हीं शब्दों की होती है जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, या आपने ऐसे शब्द जो आपने पहले कभी सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं। तो आप देखेंगे पहला अध्यापिका एक शब्द है, इकाएँ, ये कुछ अलग सा लग रहा है अटपटा सा, तो ये तो गलत हो जाएगा। अध्यापका प्लस ए, तो इसका सही आंसर अगर हम देखें दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, अध्यापिका प्लस ए, क्योंकि इस पर चंद्रबिंदु लगा हुआ है, तो चंद्रबिंदु किस पे आएगा? सी ऑप्शन में दे रखा है, इसी से आएगा। तो अध्यापिका प्लस ए, जब दोनों को मिलाएंगे तो बनाएगा आपका अध्यापिकाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। अगर 38 की बात करें तो लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें। ए लोकोक्ति, बी मुहावरा, सी विशेषण, डी सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए लोकोक्ति। लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, तो ऐसी उसको हम क्या कहेंगे? लोकोक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 39 की बात करें दोस्तों तो इसमें पूछा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की के डॉट डॉट से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और खालिस्तानी परंपरा रही है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। ए नवाचारों आहत, बी उपलब्धियों अनूठी, सी कर्मों अकाटे, डी विजयवम। दोस्तों जब आप चारों ऑप्शन में से रखकर देखेंगे तो जो सटीक बैठेगा, सटीक शब्द बैठेंगे वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं दोस्तों, बी। क्या होगा? बी उपलब्धियों और अनूठी। अगर आप भरेंगे तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की उपलब्धियों, प्राचीन काल की
उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है। क्या रही है? अनूठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट था जिसमें हमने 39 प्रश्न जो है सॉल्व किए। दोस्तों ये जो था यूपीएसआई का पेपर था 2017 में पूछा गया था। दोस्तों इसी प्रकार के प्रीवियस पेपर को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों यदि आप प्रेजेंट में, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।